हेलो गाइस, पिछली वीडियो के अंदर अपनों ने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ा था, राइट। और इसके अंदर हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं उसको देखने वाले हैं इसमें। ओके, सो हमारा टॉपिक हो जाता है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। 7 फैक्टर्स होते हैं टोटल जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। 7 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला है टेम्परेचर, देन प्रेशर, यहाँ पे दे भी रखा है, हम यही देख लेते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, कैटालिस्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देन 6 जो फैक्टर है वो हो जाता है इसमें सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स, इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। तो ये 7 फैक्टर्स हैं विच कैन इम्पैक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसको हम वन बाय वन देखते हैं एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न। इसको प्रिपेयर करना है विद एग्जाम्पल, हर पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन जरूर करना है, बिकॉज ये 7 या फिर 10 मार्क में आता है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। 7 पॉइंट्स हैं तो वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नीडेड है इन सभी पॉइंट्स के लिए। चलो इसको वन बाय वन देखते हैं इसमें होता क्या है एक्चुअली। सबसे पहले हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर का इम्पैक्ट देखने के लिए ना हमें देखना होगा हमारी जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन कैसी है, हमारी रिएक्शन कैसी है। अगर रिएक्शन अपनी एंडोथर्मिक है या फिर वो एक्सोथर्मिक है, तो ये भी जानना ज़रूरी होता है। रिएक्शन का जो नेचर है वो जानना ज़रूरी हो जाता है, यानी रिएक्शन तुम्हारी एंडो है या एक्सो है। एंडो मतलब जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, एक्सो में हीट रिलीज होती है। ओके, अगर तुम्हारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है सो व्हाट, अगर एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब ये है कि इस कंडीशनिंग में तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि एंडोथर्मिक मतलब तुम इसको हीट चाहिए होती है और तुम टेम्परेचर बढ़ा के हीट को इंक्रीज ही कर रहे हो, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली बढ़ेगी ना। तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। और यहाँ पे एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक का उल्टा होता है। उल्टा मतलब यहाँ पे अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उल्टा होगा। ओके, दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। अब ये होता क्यों है? समझो कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आप मूवेबल होते हैं, है ना, गति तो कर रहे होंगे। टेम्परेचर पाते ही उनकी गतिज ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनके नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा कोलिजन वो करेंगे उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती है। ओके, सो दिस इज द रीजन जिस कारण टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ती है। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब है प्रेशर ऑफ द रिएक्शन, प्रेशर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम देखते हैं। इसको बिल्कुल सेकंड पॉइंट है अपने पास, अभिक्रिया का दाब, यानी जो प्रेशर का इम्पैक्ट है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है। तो इसको हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे है अभिक्रिया वेग पर, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके ऊपर प्रेशर का इम्पैक्ट ओनली जो गैसेस रिएक्शंस होती है ना उसके ऊपर ही पड़ता है। अब हम तुमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंस तो देखा ही होगा, राइट। सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड में थोड़ा सा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वगैरह मीडियम से होते हैं, है ना, फ्लो होते हैं। और गैसेस में तो बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स। तो यहाँ पे सॉलिड को ना तुम कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल ऑलरेडी बहुत पास पास है, कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, मतलब होती है बट बहुत माइन्यूट सी होती है। अब लिक्विड्स हैं, लिक्विड जो होते हैं वो तो होते ही इनकम्प्रेसिबल हैं। जब तो फ्लूइड चैप्टर फिजिक्स में आता है तो उसके अंदर लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल ही माना जाता है। जो गैसेस होती हैं, गैसेस में फुल्ली गैप है, तुम जितना कंप्रेस चाहो उतना कर सकते हो। गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं, उसको तुम कंप्रेस कर सकते हो। यानी जो प्रेशर का जो, इससे तुम्हें ये कंक्लूजन निकलता है कि जो प्रेशर का जो इम्पैक्ट है, प्रेशर का जो इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ेगा, ओनली फॉर गैस, यानी ओनली जो गैसेस रिएक्शंस होती है ना जिसमें सारे जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में होते हैं, उन्हीं पे जो प्रेशर का जो इम्पैक्ट है वो क्या होता है, पड़ने वाला है। क्लियर हुई बात? अब इसके बाद ओके, तो प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमने देख लिया। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अभिक्रिया के वेग पर दाब का प्रभाव केवल गैसीय अभिक्रिया पर पड़ता है, बिल्कुल क्लियर है। और गैसीय अभिक्रिया में भी विशेष रूप से उन अभिक्रिया पर जिसके स्टोइकोमेट्रिक समीकरण में अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा हो। दूसरी, अब यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं, यानी उसी रिएक्शन में प्रेशर का इम्पैक्ट पड़ता है जिसमें क्या होता है, जिसमें गैसेस, रिएक्टेंट सारे गैसेस फेज में और रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब क्या हो, गैसेस में फेज में हो। दूसरा, उसमें जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसमें चेंज हो रहा हो, यानी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसमें क्या हो, चेंज हो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे हो,
चेंज हो रहा हो उसमें, तो ऐसी रिएक्शंस को में प्रेशर का इम्पैक्ट पड़ता है। ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे ना प्रेशर बढ़ाने पर तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। किस केस में बढ़ेगी, किस केस में कम होगी, तुम्हें बॉयल्स लॉ को याद रखना है। प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप नंबर ऑफ मोल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा वॉल्यूम, तो इस तरह से हम मान सकते हैं। तो यानी प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉयल्स लॉ से हमने ये देखा है। अब इसमें आप समझें एक रिएक्शन का एग्जांपल, N2 और 3H2 आपस में रिएक्ट करके 2NH3 बना रहे हैं। एक रिएक्शन हमने कंसीडर करी है। अब इसमें देखो रिएक्टेंट वाली साइड टोटल कितने मोल्स हैं, तो 4 मोल्स है, एक इसका 3 इसके, टोटल हो गए 4। और यहाँ पे प्रोडक्ट के कितने मोल है, 2 मोल हैं। अब कम कौन सा है, प्रोडक्ट के मोल कम है। तो इस केस में प्रेशर बढ़ाओगे ना तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। मतलब प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली है। अब इसका उल्टा, इसको उल्टा करके लिख दो इस रिएक्शन को। तुमने इसको लिखा 2NH3 आपस में रिएक्ट करके N2 बना रहे हैं और 3H2 बना रहे हैं। तो इसमें रिएक्टेंट के 2 मोल है, प्रोडक्ट के 4 मोल हैं। तो इसमें जो प्रेशर बढ़ाओगे ना तो रिएक्टेंट बैकवर्ड जाएगी। मतलब जो तुम्हारी मेन रिएक्शन है इधर वाली है, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, कम होगी प्रेशर बढ़ाने पे। तो ये वाला सिनेरियो रहता है। यानी नंबर ऑफ मोल्स का सारा गेम है। नंबर ऑफ मोल्स देख के तुम बता सकते हो कि रिएक्शन किस तरफ जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी या कम होगी। ओके, यू कैन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन फॉर क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। ये तो तुम्हें लॉ ऑफ मास एक्शन से ही क्लियर हो गया। कॉन्सेंट्रेशन का इंपैक्ट जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन से ही हमने क्या कर लिया था, बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिया था। ओके, सो हम देखते हैं कि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन इज, मान लो ए और बी दो रिएक्टेंट है, वो आपस में रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं C&D। इसके लिए रेट लो लिख सकते हैं। इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CA&CB, रेट इक्वल टू K CA&CB। इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल राइट। अब यहाँ पे मैंने रेट जो है वो इस फॉर्मेट में बिल्कुल यहाँ पे लिख दिया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगी मैं, जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करूंगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होने वाली है। लॉ ऑफ मास एक्शन से हमको ये पता है ना। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, पिछले वीडियो में ऑलरेडी क्लियर हो चुका है तुमको। बिल्कुल इसको एग्जाम्पल जरूर देना, एग्जाम्पल देके तुम्हारा जो क्वेश्चन है एक्सप्रेसिव बन जाएगा एंड यू विल गेट मोर मार्क ऑफ एवरी पॉइंट। सो लेट्स सी नेक्स्ट। अब है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट अब क्या करता है, देखो अब कैटालिस्ट क्या करते हैं, कई रिएक्शंस का वेग उसके उत्प्रेरक की उपस्थिति से बहुत अधिक प्रभावित होता है। सामान्यतः उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाता है और अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है। इसको समझो, जो कैटालिस्ट क्या करते हैं, जो तुम्हारे कैटालिस्ट होते हैं ना, वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, पहली चीज। सेकेंड चीज ये होती है इसमें, ये एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है ना, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब जो सक्रियण ऊर्जा होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, उसको क्या कर देते, कम कर देते। अब तुम पूछोगे व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, क्या होती है भाई, एक्सप्लेन। तो देखो एक्टिवेशन, जब रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ना इनके बीच में बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो बीच में एक बड़ी वाली स्टेज आती है जिसमें हायर एनर्जी वाली स्टेज बोलते हैं। जो हायर एनर्जी वाली स्टेज, जिसको एनर्जी बैरियर बोलते हैं, वो एनर्जी बैरियर है ना, वही एनर्जी बैरियर तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी है। और उसी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करना होता है, क्रॉस करना होता है। उसी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को क्रॉस करना होता है। जब ये एनर्जी बैरियर ही कम हो जाएगा, रिक्वायरमेंट ही कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे ना। तो इसलिए क्या होता है, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। आई एक्सप्लेन यू अगेन, ग्राफ से एक्सप्लेन करती हूँ। तो समझें, जैसे ये ग्राफ है, ये एनर्जी है तुम्हारी, एनर्जी, दिस इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्टेंट ले लो एंड ये तुम्हारा एनर्जी बैरियर। ये तुम्हारी वो स्टेज है जिसमें रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड टूट रहे होते हैं, न्यू बॉन्ड बन रहे होते हैं, वो स्टेज है जो हायर एनर्जी वाली स्टेज है। तो ये वाले, और ये तुम्हारा मान लो कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब ये जो हाई एनर्जी गैप है ना, इस एनर्जी गैप को, ये जो एनर्जी गैप यू कैन सी, इस एनर्जी गैप को रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल को क्रॉस करना होता है। ये एनर्जी बैरियर ही एक्टिवेशन एनर्जी होता है। अब तुमने डाला कैटालिस्ट, तो तुम्हारा जो कैटालिस्ट है ना वो क्या करेगा, इस एनर्जी बैरियर को कम कर देगा। कैटालिस्ट ने एनर्जी बैरियर को कम कर दिया, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल, मोर मॉलिक्यूल, अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो वो जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इससे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा कैटालिस्ट का इम्पैक्ट है जो कि हमने देख लिया। अब इसके बाद आते हैं फिफ्थ पॉइंट,
नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स यानी अभी क्रियाकारकों की प्रकृति, क्रियाकारक की प्रकृति का भी अभिक्रिया के वेग पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं और न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, तो रिएक्शन मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा सिंपल होंगे उसमें कम बॉन्ड टूटेंगे और उसकी अभिक्रिया की गति उतनी ही तेज होगी, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उसका वेग कम हो जाएगा। इसको ऐसे समझें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड का नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसको तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर बॉन्ड वीक है तो वो जल्दी जल्दी टूटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या ले रखा है, एग्जाम्पल ले रखा है, और वही एग्जाम्पल हम देखते हैं। इन्होंने लिया है दो एग्जाम्पल, तो दो एग्जाम्पल इन्होंने कंसीडर करे हैं। 2NO एंड O2 आपस में रिएक्ट करते हैं एंड NO की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, इसमें जो इस वाले रिएक्टेंट्स ना गैसेस फॉर्म में, और गैसेस के बॉन्ड वैसे भी वीक होते हैं, जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, होते हैं ना। तो इसमें जो बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो गए तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, यानी R1 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन R2। R2 में देखो मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके देन CO2 बना रहे, तो इसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो जाती है हमारे पास। ओके, अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट है उसको हम देखते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को देखते हैं। सो लेट वी सी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप ये समझे, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा ना तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। एरिया अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, अगर आपका सरफेस एरिया कम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगी। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा एंड एरिया कम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक लो आयरन है, उसकी तुम रिएक्शन करवा रहे हो। आयरन को ना हमने क्यूब फॉर्म में ले लिया, जैसे क्यूब फॉर्म में आयरन को लिया है ना। तो इसमें इसका सरफेस एरिया ओनली बेसिक एक सिंपल है ना, इसका सरफेस एरिया 6A² हो जाएगा, लाइक जो जनरल क्यूब का होता है ना। ये इसका मतलब जितना फिक्स एरिया है उसी एरिया पे जो रिएक्शन है वो तुम्हारी हो पाएगी ना। लेकिन अगर मान लो तुमने इसी आयरन के ना छोटे छोटे पीस कर दिया, इसका चूरन बना दिया प्रॉपर, तो उसमें जो कनेक्टिंग जो साइट है ना वो ज़्यादा होगी, यानी जो तुम्हारी रिएक्शन वाली साइट है वो ज़्यादा होगी, तो इसमें जो रिएक्शन है ना वो ज़्यादा होगी, और रेट ऑफ रिएक्शन भी इस केस में ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो ये था हमारा एरिया का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, यानी रेडिएशन का क्या इम्पैक्ट होता है। देखो जो रेडिएशन, कुछ रिएक्शनें होती हैं जो रेडिएशन के इफेक्ट से होती हैं, वो बहुत स्पीड में होती है। क्यों? क्योंकि ना रेडिएशन में क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, यानी पर्टिकुलर वेवलेंथ को लैम्डा से लिखते हैं। पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और वही लाइट की उनको रिक्वायरमेंट होती है, और वो जल्दी से वो रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इसका एक आधा आप एग्जाम्पल देके अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर दी 7 पॉइंट्स हमारे पास जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इम्पैक्ट करते हैं, है ना। इसको बिल्कुल इसी तरह से एक्सप्लेन करना है। इसमें मेरे हिसाब से 7 या 10 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन ही आएगा। आई डोंट थिंक MCQ कैन बी आस्क फ्रॉम दिस। और जिन पॉइंट से MCQ पूछा जा सकता है ना, मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हम रेट लो के ऊपर आते हैं। अभी हमने लॉ ऑफ मास एक्शन करा ना, अब हमने करेंगे रेट लो को करते हैं। रेट लो क्या होता है, देखो रेट लो और लॉ ऑफ मास एक्शन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने देखा हमारे जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो एक जनरल रिएक्शन हमने कंसीडर की, A और B दो रिएक्टेंट है, वो C और D कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द, या फिर एक्टिव प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, राइट। यही होता है ना रेट लो। अब इसमें अगर ये हटाते हैं, कांस्टेंट आता था Ka, Ca एंड Cb, दिस इज अवर लॉ ऑफ मास एक्शन, बिल्कुल सिंपल। K हमारा रेट कांस्टेंट होता था। यहाँ पे हम इन रिएक्शंस के ना स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं कंसीडर करते हैं, बट अगर हम इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी कंसीडर करने लग जाएं तो फिर लॉ ऑफ मास एक्शन चेंज हो जाता है, उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। तो वो न्यू एक्सप्रेशन जो होता है उसको आप रेट लो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ना रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, जो हमारी बुक में भी दे रखा है। देखो ये उन्होंने जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन कंसीडर किया कि A+B गिव्स यू MM। मैं अपनी मर्जी से कोई एग्जांपल ले रही हूँ रेट लो को डिफाइन करने के लिए। ओके, मतलब A और B दो रिएक्टेंट है, वो आपस में ही रिएक्ट करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। और इनके कुछ ना कुछ मोल्स है, लाइक N1 N2 M1 M2, ये इनके मोल्स है। इतने मोल्स आपस में रिएक्ट करते और इतना कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा होता है इस रिएक्शन के अंदर। तो अब हम इसमें देखते हैं।
तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ ना उसकी पावर्स भी आ जाती हैं, यानी ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। एंड ये पावर्स क्या डिफाइन करती हैं, ये जो पावर्स एक्स एंड वाई है ना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। रेट लो कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के तो प्रोपोर्शनल है, बट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के इतने टाइम्स प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे एक ए रिएक्टेंट है तो उसके एक्स टाइम मतलब ए कितनी बार एक्स बार आना चाहिए, बी कितनी बार वाई बार आना चाहिए, मतलब इतने टाइम्स प्रोपोर्शनल होती है। तो इतना ध्यान रखो कि रेट लो के अंदर पावर्स आती हैं, लो ऑफ मास सेक्शन में पावर्स नहीं आती। और ये जो पावर्स जो आ रही है ना, जो नई पावर्स इंट्रोड्यूस करी हैं, तो ये जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, ये पावर्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती हैं, एक्सपेरिमेंट करने से आती है। हम इसको डायरेक्टली नहीं बता सकते, इसको कोई ऐसा रूल वगैरह सेट ऑफ रूल्स नहीं, प्योरली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यूज़ हैं, एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट होती है एक्स और वाई। और ये बात ध्यान रखें, सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एन, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इन पावर्स का जो सम होता है वो उस रिएक्शन का ऑर्डर होता है। और यहाँ पे के आपको पता है रेट कांस्टेंट होता है, उसके अंदर आता है ऑब्वियसली, बिल्कुल क्लियर है। ये तुम्हारा रेट लो था जो मैंने अभी डिफाइन करा। अब रेट लो के अंदर ना यूनिट को मैं देखती हूँ। अब यूनिट ऑफ के, यानी जो के का जो यूनिट है ना वो अब कैसे निकालते हैं, जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो निकालना देखते हैं। तो वही एक रिएक्शन कंसीडर की ए बी दो रिएक्टेंट है, वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं कुछ, इसके लिए रेट लो लिखा मैंने। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इसकी पावर एक्स एंड इसकी पावर वाई। देन रेट इज इक्वल टू के ए एंड बी। सो यहाँ पे इसकी पावर एक्स और इसकी पावर वाई। अब देखो यहाँ पे ए और बी कॉन्सेंट्रेशन है ना, इसको मैं कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिख सकती हूँ। एंड जो रेट होता है उसका फॉर्मूला यू नो सी बाई टी होता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो मैं सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर रही हूँ। कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन की पावर वाई। तो इस फॉर्म में मैंने इसको प्रॉपर लिख दिया। अब तुम्हें पता है जो एक्स और वाई का जो सम होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, राइट। जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। आई कैन ऐड दिस पावर्स। देन कॉन्सेंट्रेशन की पावर एक्स प्लस वाई, तो मैं इसको सीधा एन पुट कर देती हूँ, राइट। आई कैन पुट दिस एन, एन मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पे इसको अपॉन में ले जाओ, क्योंकि मुझे के का यूनिट जो के जो यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट है ना उसका मुझे यूनिट चाहिए। सो सी, आई हैव टू चेंज द कलर, सी अपॉन टी, यहाँ पे c की पावर n एंड दिस इज इक्वल टू के। देन c 1 माइनस एन हो जाएगा ये, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस एन हो जाता है, प्रॉपर्टी होती है ये। अब कौन सा यूनिट चाहिए अपने को, टाइम, सभी के यूनिट्स पुट कर दें। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर एंड टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो मैंने ये पुट करा मोल पर लीटर और इधर होता है सेकेंड। सो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन एंड सेकेंड इसके, इसको मैं दोबारा से अच्छे से मॉडिफाई करके लिखती हूँ। लीटर को ऊपर लिया, मोल को नीचे कर दिया, तो ये हो जाएगा n माइनस वन। एंड इसको मैं कर सकती हूँ सेकेंड इनवर्स, दैट इज़ द यूनिट ऑफ के। तो के का जो यूनिट है वो हमारे पास आ गया। अब मान लो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ पूछता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू बता दो। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एन की जगह वन रख दो, एन की जगह वन रख देना है। जब तुम एन की जगह वन रखोगे तो के की यू गेट कुछ वैल्यू के ऑफ के, है ना, मतलब इसका कुछ यूनिट आपको मिलेगा विच इज़ सेकेंड इनवर्स। अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए चाहिए तो एन को जीरो रख दो, सेकेंड ऑर्डर के लिए चाहिए तो एन को दो रख दो। ओके और यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जो यूनिट्स हैं ना, रेट कांस्टेंट के जो यूनिट्स हैं वो आपसे पूछते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो वेग स्थिरांक है उसका मात्रक बताएं। तो ऐसे करके ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1.5 मार्क में आता है, पक्का ही है क्वेश्चन, दैट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके अब हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। उसको हम कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं। दिस लेट्स, हाँ, तो ये अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो पहले मैं ऑर्डर को अलग से एक्सप्लेन कर दूँ और मॉलिक्यूलैरिटी को अलग से एक्सप्लेन कर दूँ, देन फिर हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा, हाँ जी, तो ऑर्डर, किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, तो इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर से हमारा क्या मतलब है, इफ़ आई से ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, सो व्हाट आई मीन,
सो रेट लो है, रेट लो सबको पता है ना, अभी अपनों ने करा थोड़ी देर पहले, ए और बी दो रिएक्टेंट है, वापस में रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसके लिए रेट लो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई, वेयर एक्स प्लस वाई का जो सम होता है, मतलब इनकी जो पावर रेट लो के अंदर जो पावर्स होती है ना, उन पावर्स का जो सम होता है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब इसकी डेफिनेशन ऐसे कर सकते हो कि रेट लो के अंदर रिएक्टेंट्स के जो पावर्स का सम होता है, द सम टोटल ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट्स इन अ रेट लो इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, एंड बट यहाँ पे दूसरा चीज़ है हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी, दूसरा चीज़ हमारे पास हो जाता है मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी जब कोई भी रिएक्शन होती है हमारे पास, तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में आते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कुछ ना कुछ कोलाइड करते हैं ना, फिर जाके प्रोडक्ट बनता है। तो शुरू में रिएक्शन करने के लिए रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स आए आपस में, कितने मॉलिक्यूल आके आपस में टकराते हैं, तो वो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाता है ना, कितने मॉलिक्यूल्स आके आपस में टकराते हैं तो वो उसकी क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी होता है। तो अगर मान लो शुरू में दो मॉलिक्यूल आके आपस में टकराते हैं तो मॉलिक्यूलैरिटी टू, तीन मॉलिक्यूल आके टकराते हैं तो मॉलिक्यूलैरिटी तीन हो जाती है। ओके, तो ये जो मॉलिक्यूलैरिटी है ना, ये स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, स्टोइक्योमेट्रिक जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना उसके बराबर होते हैं, दिस इज इक्वल टू स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ओके, अब हम ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस समझ लेते हैं, है ना, मे बी तुम्हें एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता, कोटि मतलब ऑर्डर एंड अणुसंख्यता मतलब मॉलिक्यूलैरिटी, तो यहाँ पे इनमें डिफरेंस क्या है, देखो अभिक्रिया में वेग समीकरण में यानी जो रेट लो होता है उसमें जो अभिकारक की जो सांद्रता है उसकी घातों का जो योग है अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, मतलब रेट लो के अंदर जो रिएक्टेंट की जो पावर्स होती हैं उनका जो सम होता है दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं, है ना, ये बताता है कि रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल ए और बी दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसमें मैंने रेट लो प्रॉपर लिखा और इनका जो सम है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड यहाँ पे एक अनदर वन एग्जांपल लिया है मॉलिक्यूलैरिटी को डिफाइन करने के लिए मैंने, तो यहाँ पे समझे कि N2O5 गिव्स 4NO2 एंड O2, तो यहाँ पे N2O5 के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करे तो टू, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी होगी टू, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होता है, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट का तुम्हें देखना होता है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, इसका वैल्यू जीरो पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, इसका मान ऑलवेज पॉजिटिव होता है और वो भी फिक्स वैल्यू, एक दो तीन से ज़्यादा मॉलिक्यूलैरिटी हो ही नहीं सकती। ओके, अब इसके बाद इसका वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकता है और इसका वैल्यू इंटीजर्स में ही होता है, इंटीजर्स में ही होता है। ओके, फ्रैक्शन में नहीं, इसका क्या मतलब है आधा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे, ऐसा नहीं होता, पूरा मॉलिक्यूल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर, तो ये थे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब हम आते हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पोर्शन के ऊपर जिसपे एक 7 एंड 10 मार्क के क्वेश्चन कंफर्म ही हैं, इस पे न्यूमेरिकल 1.5 मार्क का क्वेश्चन, 7 एंड 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो गया है। पीछे वाले जो पोर्शन हमने पढ़ा उसमें ना जो यहाँ पे रेट फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है उसमें। ओके, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो अब शुरू हो गए हैं। इंटीग्रल रेट इक्वेशन यानी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इनके लिए समाकलित वेग समीकरण देखेंगे, इसमें हम इंटीग्रेशन मेथड सारे मेथड देखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को समझेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे। सो हमारा फर्स्ट है टॉपिक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन सी होती हैं, तो वो रिएक्शंस जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं जिसका ऑर्डर क्या होता है, जीरो होता है ना। ऑर्डर जीरो होने का क्या मतलब है, रेट लो के अंदर मतलब जो पावर्स का जो सम है वो जीरो है, पावर्स का सम जीरो है, इसका मतलब वो अमाउंट वन है ना। तो वो वाली रिएक्शंस जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती है जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके ओनली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड, नो दैट्स नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन। ऐसे समझो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता।
नहीं करता। और ऑथेंटिक डेफिनेशन ये है कि ये वो रिएक्शंस हैं जिसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की जो पावर जीरो पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की शून्य घात के समानुपाती होता है, उसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो अब इसके लिए ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लो हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब जनरल रिएक्शन कंसीडर करें, हर डेरिवेशन में हम यही रिएक्शन लेने वाले हैं। तुम्हारे पास ए कोई रिएक्टेंट है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए रेट लो मैंने लिखा है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ए की पावर जीरो, एंड रेट इज इक्वल टू के। यहाँ पे जीरो लिख रही हूँ क्योंकि के नोट मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट है। व्हाट इज दिस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है। तो अब इसको साथ में ए की पावर जीरो, किसी भी नंबर की पावर जीरो होती है तो वो वन के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पे रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के नोट। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है, रेट कांस्टेंट के इक्वल होती है। अब यहाँ पे जो रेट है उसको मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ वो समझने की कोशिश करते हैं। ये तो चलो हमने रेट लो से एक्सप्रेशन क्रिएट किया। अब इसके बाद ना मैं कुछ कंसीडर कर रही हूँ। जब रिएक्शन होती है तो शुरू में रिएक्टेंट ही ज़्यादा अमाउंट में होता है और प्रोडक्ट होता ही नहीं है। तो ऐसे माना मैंने टी इक्वल टू जीरो टाइम पे मेरे पास जो ए है यानी जो रिएक्टेंट है उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है ना, दैट इज़ इक्वल टू ए, स्मॉल ए, यार प्रोडक्ट मेरा जीरो है, और टी इक्वल टू टी, यानी कुछ टाइम बीत जाता है उसके बाद मेरा जो रिएक्टेंट है ना वो कम हो जाएगा, ए माइनस एक्स, कुछ अमाउंट उसमें कम हो जाएगी, और जितनी अमाउंट मेरी रिएक्टेंट से कम होगी उतना ही तो प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो ये मेरी प्रोडक्ट की अमाउंट है। तो अब इस इक्वेशन के अंदर ना आप जो वैल्यूज़ हम पुट करने वाले हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन क्रिएट हुआ आर इक्वल टू के नोट। के नोट तो भाई रेट कांस्टेंट है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, बट रेट ऑफ रिएक्शन का हमें फॉर्मूला पता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम होता है। तो इसको मैं कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम की फॉर्म में लिखूंगी, बट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, अब रेट को हम पता है कि इंस्टेंटेनियस रेट की फॉर्म में लिखते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी लिखूंगी। क्योंकि जो रेट होता है वो क्या, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो अब मैं इसको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज की फॉर्म में ही लिखूंगी। क्यों, क्योंकि मेरे को प्लस में आंसर चाहिए, सो आई हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट की फॉर्म में तुम लिखना चाहो ना तो फिर तुम्हें माइनस साइन भी यूज़ करना पड़ेगा, प्लस में रही चीज़ें तो ज़्यादा ईजी पड़ेंगी ना, तो इसलिए हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रही हूँ मैं। ओके, यू कैन ऑल्सो राइट इट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट, बट मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना प्रेफर करूँगी, इजी होगा। इसी फॉर्मेट में चलें आप, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूलाज है ना वो इसी फॉर्मेट से ही बनेंगे, एंड तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा अगर इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे। एक अदर फॉर्मेट होती है जिसमें तुम स्मॉल ए ना मान के लाइक कैपिटल ए, कैपिटल ए समथिंग तुम मान लेते हो, इस फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन लिखते हो, तो आई विल प्रेफर कि तुम स्मॉल ए वाला फॉर्मेट ही यूज़ करो। क्योंकि ना जो मैक्सिमम फॉर्मूलाज हैं वो इसी से डिफाइन होते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है इस फॉर्मेट का यूज़ करके। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के नोट, तो यहाँ पे हम बिल्कुल इसकी वैल्यू रख दें, रेट इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू के नोट। ये जो वैल्यू आई है ना ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। दिस इज व्हाट, दिस इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, दिस इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, दिस इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके बाद हम इंटीग्रल रेट इक्वेशन निकालने वाले हैं। तो इंटीग्रल रेट इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, तो लुक, हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्रिएट हुआ डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के नोट आ गया, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ डी एक्स को मैं लिख सकती हूँ के नोट डी टी, सो आई हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड, तो डी एक्स का एक्स हो जाएगा एंड के इसको मैं के नोट टी की फॉर्म में लिख सकती, और लाइक आपको पता है कि इस तरह से इंटीग्रेशन लिखा होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स ही होता है, एक्स प्लस सी होता है। तो ये एक्स, डी एक्स का तो एक्स हो जाने वाला है, और ये के नो टी प्लस सी हो जाएगा इस साइड, क्योंकि ये कांस्टेंट भी आता है। यहाँ पे हम टाइम को चेंज करते हैं, टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो टाइम पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ, पहले तो प्रोडक्ट होता ही नहीं है बट टाइम के साथ साथ वो बढ़ता जाता है, तो ऐसा करके कुछ होता है। अब यहाँ पे अब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं सी की वैल्यू निकालने के लिए। तो इनिशियल कंडीशन के लिए मैंने क्या करा, एट
टी इक्वल टू ज़ीरो, मेरा प्रोडक्ट ज़ीरो था, है ना, पुट कर दो इसमें, तो सी मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आएगी मेरे पास एक्स इक्वल टू के नोट टी। ये मेरे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाती है, इंटीग्रल रेट इक्वेशन हो जाती है, समाकलित वेग समीकरण हो जाती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये प्रॉपर डेरिवेशन एंड फॉर्मेट थी जो कि तुमको ध्यान में रखना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रल रेट इक्वेशन है। अब हम इसके अंदर ना हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकालते हैं। अब हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होता है, लेट्स सी। हाफ लाइफ टाइम पीरियड वो होता है जिस पे आपकी जो रिएक्शन है, मैंने ये रिएक्शन कंसीडर की ना, ए मेरे पास कोई रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो रिएक्टेंट है, ये जो रिएक्शन है ना, ये 50% कंप्लीट हो चुकी है। यानी मेरे पास 100% अगर रिएक्टेंट है, 100 ग्राम रिएक्टेंट है, तो वो रिएक्ट कर चुका है और 50 ग्राम ही रह चुका है, मतलब 50 ग्राम प्रोडक्ट मेरे पास बन चुका है और 50 ग्राम रिएक्टेंट रह चुका है। यानी 50%, आधी रिएक्शन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और कितने टाइम में मेरी आधी रिएक्शन कंप्लीट हुई है, तो वो टाइम निकालना होता है। तो दैट इज़ हाफ लाइफ टाइम पीरियड। ये वो टाइम होता है जब मेरे पास जो रिएक्शन है वो आधी लगभग कंप्लीट हो चुकी होती है। अब इसके लिए ना मैं क्या करती हूँ, एक्स की जगह a/2 रख दूँ, मतलब जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की आधी रह गई है ना, तो वो मेरी जो इंटीग्रल रेट इक्वेशन है ना उसमें आप पुट कर दो। तो दिस इज a/2 इक्वल टू के नोट, टी की जगह आपको टी हाफ रखना है क्योंकि आप हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। सो दिस इज टी हाफ, मुझे निकालना है टी हाफ। सो दिस इज इक्वल टू के अपॉन में a/में 2 के नोट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय हाफ लाइफ टाइम पीरियड, दिस इज माय हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम पीरियड हो जाता है। ओके अब हम कुछ ग्राफ्स को देखेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है ना, जो तुम्हारा हाफ लाइफ टाइम पीरियड है वो जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे प्रोपोर्शनल है। और इंटीग्रल रेट इक्वेशन में क्या आया था, के नोट टी समथिंग आया था। इसमें जो तुम्हारे पास इंटीग्रल रेट इक्वेशन में आया, जो तुम्हारा के नोट की वैल्यू है ना, के नोट की सॉरी, जो तुम्हारा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम पे डिपेंड करती है, बट हाफ लाइफ टाइम पीरियड रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे इंटीग्रल रेट इक्वेशन में ये आया, जो टाइम होता है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना, ये चीज़ है। अब हम आते हैं इसके ग्राफ के ऊपर। लेट्स सी ग्राफ देखते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन आई है, एक्स इक्वल टू के नोट टी। सो तुम्हें पता है एक वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में इक्वेशन होती है, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यहाँ पे एम होता है स्लोप और ये होता है इंटरसेप्ट होता है ना। इसका जो कर्व है वो इस फॉर्म में बनता है, दिस इज इक्वल टू सी, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, इस फॉर्म में बनता है। अब यहाँ पे हमारे पास सी तो जीरो है, स्लोप हमारे पास के नोट की फॉर्म में दे रखी है। इसी तरह से हम ग्राफ बनाते तो इसका जो ग्राफ है, यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन इस तरह देगा टाइम, एंड जो ग्राफ है वो इस तरह से आ जाएगा। क्लियर। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जितनी चीज़ें थी वो सब हमने देख ली। तो ये तुम्हारे, दिस इज़ योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इंटीग्रल रेट इक्वेशन एंड उसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड एंड उसका ग्राफ। ओके अब हम इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखने के बाद हम उसमें रेडियो एक्टिविटी वाली भी साथ में ही देख लेंगे। ओके आई थिंक दिस इज़ इनफ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके